वेलकम टू सिविल कोर आईएएस। कल के लेक्चर में हमने पॉलिटी की मेंस के लिए उसकी सिलेबस देखे थे और पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक, हमारा टारगेट है कि जितने भी सिलेबस के टॉपिक है उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यू देखेंगे और टॉपिक की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर पीवाईक्यू का फॉर्मेट तैयार करेंगे ताकि आंसर राइटिंग करने में हेल्प मिल सके और पीवाईक्यू का थीम समझ सके, कॉन्सेप्ट समझ सके। ठीक, तो हमने ये सारे क्वेश्चन कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम इस क्वेश्चन की एक एक क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2013 में पूछा हुआ है, 10 मार्क्स की है, 200 शब्दों में आंसर देना है। क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 है कि इससे कथित संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के संदर्भ में विवेचना कीजिए। इन इंग्लिश, डिस्कस सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट विथ रेफरेंस टू इट्स एलिंग वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 200 वर्ड्स में। यानी कह रहा है कि आप प्रोविज़न बताइए RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, सॉरी IT एक्ट का पूछ रहा है। IT एक्ट का आर्टिकल 66A का प्रोविज़न क्या है, यह कैसे आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है। अब देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन ब्रेक डाउन करते हैं कि इसमें डिमांड क्या कह रहा है। तो अब IT एक्ट 2000, अब इसका प्रोविज़न क्या है कि भारत में साइबर अपराधों और इलेक्ट्रिक संचार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है यह। अब 66A के बारे में बात कर रहा है कि यह धारा किसी व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अपमानजनक, आपत्तिजनक या भ्रामक संदेश भेजने पर दंड का प्रावधान करता है, दंड निर्धारित करता है 66A। यदि ऑनलाइन आप कुछ भी कोई भी भ्रामक संदेश भेजते हैं या अपमानजनक बातें करते हैं या वो आपत्तिजनक बातें करते हैं तो उसके लिए दंड निर्धारित करता है। ठीक, आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये कैसे उल्लंघन करता है 66A आर्टिकल 19 का वो देखेंगे और फिर लास्ट में दे रहा है कि एग्जामिन और एनालाइज कीजिए। ठीक, तो देखते हैं इसका। IT एक्ट 2000 उद्देश्य डिजिटल युग में अपराध नियंत्रण और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक, ये डिजिटली है, ये डिजिटल रिलेटेड है। आर्टिकल 66A को लेकर यह विवाद उठा कि नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है, यानी 66A आर्टिकल 19A को लिमिट करता है। ये विवाद अंततः श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में सुलझाया गया। अब ये निर्णय क्या है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 में आया था, इसको भी देखेंगे। ठीक, अब प्रोविज़न देखते हैं कि आर्टिकल 66A का प्रोविज़न क्या है। तो इसके अनुसार किसी कंप्यूटर या संचार उपकरण के माध्यम से, यानी किसी कंप्यूटर या संचार उपकरण के माध्यम से अपमानजनक, धमकीपूर्ण या असत्य सूचना भेजना है तो इसे 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना हो सकता है। अगर इस तरीके की कोई भी आप यदि असत्य सूचना भेजते हैं डिजिटली माध्यम से तो आपको 3 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक केस आया था 2012 में। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद फेसबुक पोस्ट करने पर 2 युवतियों को इसी धारा के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे व्यापक जन आक्रोश उत्पन्न हुआ था उस टाइम पे। वो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लिए कि एग्जाम्पल क्या था उसका, ताकि वो प्रोविजन समझ में आए। अब आर्टिकल 19(1)(a) देखते हैं क्या है और उसका 19(2) उस पर लिमिटेशन कैसे लगाता है। आर्टिकल 19(1)(a) कहता है कि नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(2) जो है सरकार को कुछ सीमित आधारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, किस पे, तो आर्टिकल 19(1)(a) पर। ठीक है, जैसे कि राज्य की सुरक्षा के मामले में, सार्वजनिक व्यवस्था के मामले में, अश्लीलता, मानहानि, इस सभी मुद्दों पे वो आर्टिकल 19(1)(a) पे प्रतिबंध लगा सकता है। समस्या क्या थी, समस्या यह थी कि धारा 66A के प्रतिबंध से 19(2) के तहत नहीं आते थे, यानी धारा 66A जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) पे लिमिट लगाता था पर वो आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत नहीं आता था। वे अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक थे। धारा 66 है जो अभी खत्म कर दिया गया है, उसे एबोलिश कर दिया गया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस संबंध में क्या है, तो 2015 में निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, इसमें न्यायमूर्ति J चेलमेश्वर और रोहिंगटन नारीमन की खंडपीठ ने कहा कि धारा 66A असंवैधानिक है क्योंकि यह जो है 19A के तहत प्रदान स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है, उस पर लिमिटेशन लगाती है। अब इसका तर्क क्या दिया गया कि अत्यधिक अस्पष्टता, इसमें बहुत अधिक अस्पष्टता है, जैसे ऑफेंसिव, एनोइंग जैसे शब्दों की कोई निश्चित परिभाषा ही नहीं है 66A में। इससे पुलिस मनमाने ढंग से कार्रवाई कर सकती थी। अगर 66A को अगर चाहे तो वो कोई भी डिजिटली कुछ मैसेज दिया हो तो पुलिस अपने मनमाने ढंग से वो उस पर कार्रवाई कर सकती है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर सामान्य आलोचनाएं भी अपराधी मानी जाती थी। विचारों पर अंकुश,
यानी लोगों में भय पैदा हुआ कि वे अपनी राय ऑनलाइन व्यक्त ना करें, क्योंकि 66A के तहत उसे दंड दिया जा सकता था। उदाहरण, कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सरकार विरोधी पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया। ठीक है। अतिशय प्रतिबंध, यानी यह धारा अनुच्छेद 19(2) में बताए गए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की सीमा से आगे बढ़ गई थी, यानी 66A की बात कर रहा है। न्यायिक नियंत्रण का अभाव था इसमें, लैक ऑफ प्रोसीजनल सेफगार्ड्स। तो गिरफ्तारी या FIR के लिए कोई न्यायिक अनुमति आवश्यक नहीं थी, यानी बिना न्यायालय की अनुमति से गिरफ्तार किया जा सकता था। परिणामतः क्या हुआ कि धारा 66 को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर दिया गया श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 में। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। अब इस निर्णय का प्रभाव क्या आया, इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट, कि उसे जब निष्प्रभावी किया गया तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण हुआ। ठीक है। इस फैसले ने डिजिटल मंचों पर नागरिक अधिकारों की रक्षा को मजबूत किया। साइबर कानूनों की पुनर्समीक्षा की, यानी सरकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और साइबर सुरक्षा में संतुलन साधने की आवश्यकता महसूस हुई। हालिया उदाहरण में देखें तो 2022 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कई राज्य अब भी धारा 66 के तहत मामले दर्ज कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है PUCL। डेड लॉ कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डेड लॉ है, जो ख़त्म किया गया हुआ है, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता है, यानी उसका यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक, रिपोर्ट्स और डेटा क्या कहता है, तो NCRB 2022 रिपोर्ट कहता है कि लगभग 13,000 से अधिक केस अब भी 66A के तहत दर्ज पाए गए, जबकि वो एबोलिश हो चुका है 2015 में ही। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन 2023 ये रिपोर्ट जारी किया, जिसमें भारत में साइबर स्पीच अरेस्ट के 30% मामले अभी भी इस निरस्त धारा पर आधारित पाए गए। ठीक है। अब हम देखें तो क्रिटिकल एनालिसिस, आलोचनात्मक विश्लेषण देखें तो साइबर नियंत्रण, गलत सूचनाओं, इसका सकारात्मक पक्ष क्या है और नकारात्मक पक्ष क्या हुआ। तो साइबर नियंत्रण, गलत सूचनाओं पर नियंत्रण संभव हुआ, ये पॉजिटिव है इसका। पर दुरुपयोग और मनमानी गिरफ्तारी, ये निगेटिव था उस टाइम का। सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता, राष्ट्र हित में नियंत्रण आवश्यक था 66A के तहत, पर स्वतंत्रता पर अति प्रतिबंध अस्वीकार्य है। कानून अस्पष्टता, निर्णय से अस्पष्टता दूर हुई। नए कानून की अनुपस्थिति से साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना कठिन हुआ है थोड़ा। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या। वे फॉरवर्ड की बात करें हम तो स्पष्ट परिभाषाओं वाला नया कानून आना चाहिए जो साइबर और डिजिटल मुद्दे से रिलेटेड हो। ऐसे कानून जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए। साइबर साक्षरता यानी साइबर लिटरेसी की बात हो रही है, जिसमें नागरिकों में ऑनलाइन जिम्मेदारी और अभिव्यक्ति की समझ विकसित हो, ऐसी एक प्रोग्राम चलाया जाए। राज्य सरकारों का प्रशिक्षण यानी निरस्त कानूनों की जानकारी और संवैधानिक मूल्यों का पालन सुनिश्चित हो। स्वतंत्र नियामक संस्था यानी ताकि अभिव्यक्ति पर नियंत्रण निष्पक्ष और पारदर्शी हो। स्वतंत्र नियामक संस्था, इंडिपेंडेंस डिजिटल राइट्स रेगुलेटर, इस टाइप की कोई संस्था आनी चाहिए ताकि अभिव्यक्ति पर नियंत्रण निष्पक्ष और पारदर्शी हो। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि धारा 66 संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) की मूल आत्मा और विचार, मूल आत्मा यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती थी। श्रेया सिंघल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करते हुए इस धारा को निरस्त कर दिया गया। भारत में इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी उतनी ही पवित्र है जितनी सड़क पर, उस समय सुप्रीम कोर्ट ये कहा। तो ये एक हमारा सिंपल सा फॉर्मेट रहा इस क्वेश्चन का कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम कैसे इसके पॉजिटिव निगेटिव, इसका प्रभाव कैसे हुआ, इसके बारे में जाने। अब क्वेश्चन के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगी आर्टिकल 19(1)(a) से रिलेटेड तो आपको कुछ पॉइंट इससे मिल जाएंगे, और बाकी आर्टिकल ये 66 से ख़त्म हो गई हुई है तो इस पर उतना मुद्दा करने की बात नहीं है। ठीक है, पर इससे भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, आर्टिकल 19 पे हम आगे चल करके अभी और डिटेल में बात करेंगे कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी अभी आए हुए हैं। ठीक है, 2014 में 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यही आर्टिकल 19 से ही है ये भी। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संकल्पना से आप क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक भी शामिल है, हेट स्पीच भी शामिल है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर किए हैं, यानी भारत में फिल्में जो है अभिव्यक्ति का ही रूप है पर वो उससे अलग कैसे है, थोड़ा चर्चा कीजिए। इन इंग्लिश, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? Discuss. अब देखते हैं इसकी कीवर्ड समझते हैं और डिमांड समझते हैं इस क्वेश्चन का। पहला है कि वाक और अभिव्यक्ति, पॉइंट नंबर 1। दूसरा घृणा वाक। तीसरा फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों, तो फिल्मों को देखेंगे और अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक स्तर पर भिन्न किया है, तो अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में कौन कौन आता है, तो ये 3 और ये चौथा पॉइंट, और फिर ये कह रहे हैं डिस्कस कीजिए। ठीक है, अब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम जानते हैं कि आर्टिकल 19(a) के तहत जो है नागरिकों को
विचारों और भावनाओं के और विचारधाराओं को शब्दों, लेखन, कला, चित्रण या अन्य माध्यम से व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है। मीन्स नागरिकों के विचारों, भावनाओं, विचारधाराओं को जो है शब्दों, लेखन, कल या चित्रण या अन्य माध्यमों से भी अपने मौलिक अधिकार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी स्कोप क्या है, परिधि क्या है, तो यह अधिकार किन सीमाओं तक लागू होता है और किस सीमा तक सीमित किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) है, तो हम पीछे पढ़े हैं कि 19(2) के तहत सीमित किया जा सकता है। देखेंगे आगे। हेट स्पीच क्या है, तो ऐसा भाषण जो जाति, धर्म, लिंग या समुदाय के आधार पर हिंसा या वैमनस्य या नफरत फैलाता हो तो वह घृणा वाक्य कहलाता है। यानी जाति, धर्म, लिंग या समुदाय के आधार पर हिंसा, वैमनस्य या नफरत फैलाता हो तो वो होते हैं। ठीक है, फिल्में अभिव्यक्ति का एक कलात्मक माध्यम है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक मुद्दों को दृश्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ तो ये रहा कि शब्दों, लेखन या कला के माध्यम से, तो ये कलात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, अब तनिक स्तर पर भिन्न क्यों है कि यहाँ अर्थ है कि फिल्में अन्य माध्यमों की तुलना में अधिक नियंत्रण और सार्वजनिक प्रभाव होने के कारण अलग संवैधानिक व्यवहार किया जाता है फिल्मों से। क्योंकि जैसे सेंसर बोर्ड से पास किया गया तो उस पर नियंत्रण, तो लिमिटेशन तो लगाया ना सेंसर बोर्ड, क्योंकि वो कला की अभिव्यक्ति है, उसकी स्वतंत्रता है, पर उस पर लिमिटेशन लगी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका इंट्रो क्या हो सकता है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लोकतंत्र की आत्मा है। आर्टिकल 19(1)(a) नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है, जबकि 92 जो है राज्य को कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने की अनुमति देता है। यह अधिकार केवल बोलने या लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि कला, साहित्य, प्रेस और फिल्मों जैसे माध्यम में भी प्रकट होता है। ठीक है, अब इसकी संकल्पना देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। यह अधिकार जो है नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट करने, सूचना प्राप्त करने, असहमति दर्ज करने, कलात्मक अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता देता है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, मेनका गांधी बनाम इंडियन यूनियन भारत संघ 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार भी शामिल है। रोमेश थापर केस 1950 में प्रेस की स्वतंत्रता को भी अनुच्छेद 19(1) के अंग माना गया। ठीक है, अब इसका आगे का पॉइंट देखते हैं। हेट स्पीच, क्या इसकी परिधि में हेट स्पीच भी आती है? तो हेट स्पीच संविधान द्वारा संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है, यानी उसकी परिधि में नहीं आती है, क्योंकि यह आर्टिकल 19(2) में निर्दिष्ट सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा या नैतिकता के खिलाफ है। ठीक, अब एग्जाम्पल के लिए परवीन तोगड़िया, असीमानंद या हाल के राजनीतिक भाषणों में सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाले वक्तव्यों पर अदालतों ने कार्रवाई का निर्देश दिया। ये दो नाम है, एग्जाम्पल है, जिससे आप समझ सकते हैं उनके भाषण। जो अभी कोई भी एग्जाम्पल हाल फिलहाल में हो जो हेट स्पीच देता है, जो घृणा वाक्य बोलता है, तो उस पर जो है कार्रवाई किया जा सकता है, वो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत नहीं आएगा। अब एक जजमेंट देखते हैं। अमीश देवगन बनाम भारत संघ 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच स्वतंत्रता का नहीं, दुरुपयोग का रूप है। यानी हेट स्पीच जो फ्रीडम का नहीं, वो दुरुपयोग का रूप है। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत नहीं आएगा। अब संबंधित कानूनी प्रावधान क्या है, लीगल प्रोविजन। भारतीय दंड संहिता, ये तो अब खत्म हो गया, पर अभी भी याद तो यही है। अब तो हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हैं, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 153(a), 295(a) और 505(2) सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाले वक्तव्यों को दंडनीय बनाती है। तो आप अब जो नए अधिनियम आए हैं उसमें ये देखें कि घृणा वाक्य, ये हेट स्पीच से क्या रिलेटेड प्रोविज़न है। ठीक है, अब लॉ कमीशन 266 जो था वो 2017 में हेट स्पीच को परिभाषित करने के लिए पृथक प्रावधानों की आवश्यकता को सिफारिश किया था। फिल्में अभिव्यक्ति के भिन्न स्तर पर क्यों हैं? अभिव्यक्ति के भिन्न स्तर से है। फिल्में केवल व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि दृश्य माध्यम है जिनका जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि फिल्म में पूर्व सेंसरशिप उचित है। यह एक अलग टाइप का लिमिटेशन लगाता है। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव है। एक फिल्म करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकती है, इसीलिए इसे अन्य मीडिया से अधिक नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उदाहरण द कश्मीर फाइल्स और पद्मावत जैसी फिल्मों पर विवादों ने सामाजिक तनाव बढ़ाया। जब द केरला स्टोरी हो गया, हाल फिलहाल में द बंगाल फाइल्स हो गया, इन सभी फिल्मों पर। दूसरा है सार्वजनिक नैतिकता, यानी फिल्म में दृश्य और समाज की संवेदनशीलता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण बैंडिट क्वीन 1994 में यौन हिंसा के दृश्य पर सेंसर विवाद उत्पन्न कर दिया था। यह बहुत अच्छी मूवी है बैंडिट क्वीन, आप सभी अगर नहीं देखे तो एक बार देखें इसे। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, इस अधिनियम के तहत CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फिल्मों को प्रमाण पत्र देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने AK अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971 में कहा कि फिल्मों की प्री सेंसरशिप अनुच्छेद 19(2) के दायरे में वैध है, यानी फिल्मों में प्री सेंसरशिप होने ही चाहिए।
सांस्कृतिक संवेदनशीलता क्या है, कल्चरल सेंसिटिविटी। भारत जैसे विविध समाज में धार्मिक, जातीय और भाषाई भावनाओं का ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी 2020 में भारत में हर वर्ष लगभग 2000 प्लस फिल्मों का सेंसर प्रमाण पत्र मिलता है, जिनमें से 12 से 15% पर कट या संशोधन लागू होता है। अगर ये सेंसर प्रमाण पत्र ना लागू हो तो उसमें बहुत सारे किसी भी धर्म, स्पेशल धर्म के लिए कुछ कहा जा सकता है या फिर विवाद हो सकता है। अब जैसे अभी OTT पे जितने भी रिलीज होते हैं वेब सीरीज वगैरह, तो उसमें सेंसरशिप नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर में सेंसरशिप नहीं है, तो आप उसमें जो एब्यूजनेस है यानी गाली गलौज की जो प्रोसेस है वो देख सकते हैं मिर्ज़ापुर में। हाल के उदाहरण 2023 में आदि पुरुष पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में जन आक्रोश हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें सैफ अली खान जो है वो रावण के रोल में उतनी अच्छी भूमिका नहीं निभाई थी, इसीलिए उसे विवादों का सामना करना पड़ा। 2022 में द केरला स्टोरी हेट स्पीच बनाम क्रिएटिव फ्रीडम की बहस पे वो छिड़ गया था। OTT प्लेटफॉर्म, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी समान नियामक आचार संहिता लागू हो, ताकि जो जितने भी एब्यूजिव सीरीज सब आ रहे हैं उसमें थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। आलोचनात्मक विश्लेषण, स्वतंत्र की इसका पॉजिटिव पक्ष क्या है, तो वही स्वतंत्रता की रक्षा यानी लोकतांत्रिक संवाद को बढ़ावा देता है। हेट स्पीच और फेक न्यूज़ का खतरा रहता है इससे। फिर उसके बाद फिल्में कला के रूप में समाज का दर्पण और सुधार का माध्यम है। राजनीतिक और धार्मिक सेंसरशिप। फिर कानूनी संतुलन आर्टिकल 19(2) द्वारा। फिर अस्पष्ट मानक और राजनीतिक दुरुपयोग, वो एक रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य में कथन है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी तरीके से फिल्में भी समाज की दर्पण का रूप है, ठीक। अब एक कंक्लूजन देख लेते हैं कि भारत में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है, किंतु यह पूर्ण नहीं है। हेट स्पीच या सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले वक्तव्य संविधान की रक्षा में नहीं आते। फिल्में अपने व्यापक प्रभाव के कारण अभिव्यक्ति का अलग स्तर मानी जाती है, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों का संतुलन आवश्यक है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वही टिकाऊ है जो समाज की एकता को नहीं तोड़े। सुप्रीम कोर्ट श्रेया सिंघल 2015 में कहा था, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड में हम देख लेते हैं, इसकी नीड तो नहीं है पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए किसी आगे क्वेश्चन में काम आएगी कि घृणा वाक की स्पष्ट कानूनी परिभाषा, ताकि कानून का दुरुपयोग न हो और अभिव्यक्ति का दमन न किया जा सके। अब घृणा वाक में क्या क्या परिधि शामिल है, उसमें क्या क्या वक्तव्य शामिल है, ये भी उसकी परिभाषा नहीं दी गई हुई है। इसीलिए कोई कोई शब्द घृणा वाक्य में आता है, नहीं आता है, वो डिपेंड करता है मानने के ऊपर है। स्वतंत्र फिल्म प्रमाणन निकाय यानी इंडिपेंडेंट फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कर पारदर्शिता लानी चाहिए, ठीक है। मीडिया साक्षरता, नागरिकों को अभिव्यक्ति की सीमाओं और जिम्मेदारियों के प्रति शिक्षित करनी चाहिए। OTT नियमन में संतुलन, न तो अत्यधिक सेंसरशिप और न ही अराजक स्वतंत्रता। तो ये आपने क्वेश्चन देखे, हमने डिस्कस किया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संकल्पना पूछा। फिर उसके बाद में घृणा वाक इस परिधि में शामिल है या नहीं, तो नहीं है। फिल्में और अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक स्तर पर भिन्न किए हुए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन से डिस्कस करने से फ़ायदा ये है कि आपको एक फॉर्मेट मिल गया और उस क्वेश्चन को थीम और उसका एनालिसिस समझ में आ गया। अब इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आर्टिकल 19 से या घृणा वाक से या फिर फिल्म से रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करने में सक्षम होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2015 में 12 हाफ नंबर की 200 वर्ड्स में, ठीक। क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने के विधि के विनियम भी शामिल है? सॉरी, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम आर्टिकल 19 से रिलेटेड और भी देखते हैं कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये प्रीएम्बल से क्वेश्चन है, ये आर्टिकल 21 से क्वेश्चन है, ये रहा आर्टिकल 19 से क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए। आर्टिकल 19 पे ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 में पूछा हुआ है, यानी आर्टिकल 19 VVI अब आ रहा है, यानी भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने यानी कहीं बसने और घूमने के अधिकार जो है स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है, ठीक है। टिप्पणी कीजिए। इन इंग्लिश, राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया एंड फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स, बट दिज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। कमेंट 150 वर्ड्स 10 मार्क्स 2022। अब इसकी क्वेश्चन की ब्रेकडाउन और डिमांड करते हैं, ठीक। तो अब इसमें पहले क्या दे रहा है,
अब इसकी प्रोविज़न हम जानेंगे कि निवास करने और विचरण करने की स्वतंत्रता, फिर ये सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये असीम नहीं है, इस पर भी लिमिटेशन लगाया जाता है। तो किससे लिमिटेशन लगाया जा रहा है वो देखते हैं। ठीक, अब मुख्य शब्द देखते हैं। निवास करने और विचरण करने का अधिकार, इसका तात्पर्य है कि कोई भी भारतीय नागरिक भारत के किसी भी भाग में जाकर बस सकता है या घूम सकता है। इसका आर्टिकल का प्रोविज़न आगे देखेंगे, डी और ई है। संपूर्ण क्षेत्र में, होल टेरिटोरी में, यह सुनिश्चित करना है कि यह अधिकार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बल दे। यह असीम नहीं है, यानी इस पर लिमिटेशन लगाया गया है। इसका संकेत है कि इस अधिकार पर संवैधानिक रूप से उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन एक देखते हैं कि भारतीय संविधान ने नागरिकों को आर्टिकल 19(1)(d) और ई के तहत देश में स्वतंत्र रूप से विचरण और किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार प्रदान करता है। यह लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो राष्ट्रीय एकता को भी सुदृढ़ करता है। ठीक है, आप जब ये वीडियो या ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप सामने PYQ रखें और जिस ईयर में ये पूछा गया है उस ईयर के PYQ पे आप सामने उसमें अपनी कुछ नोट्स मेकिंग करें, पॉइंट लिखें, ताकि जब आप अगली उसे रिवाइज करना हो तो वो क्वेश्चन देखें तो उस क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको तुरंत याद आ जाए। ठीक, एग्जाम्पल अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एक व्यक्ति असम से मुंबई जाकर काम कर सकता है या दिल्ली से केरल जाकर बस सकता है। आर्टिकल 19(1)(d) और ई का व्यवहारिक रूप है। ठीक है, अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। आर्टिकल 19(1)(d) देश के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देता है और ई जो है क्या है, वो निवास करने एवं बसने का अधिकार देता है। यानी डी में घूम सकते हैं आप कहीं भी देश के अंदर किसी भी टेरिटरी में, और ई के तहत जो है आप निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, वहाँ जाकर के ज़मीन ले सकते हैं। आर्टिकल 371 जब जम्मू कश्मीर में लागू था तो उस समय आप जम्मू कश्मीर में जाकर के ज़मीन लेकर के खरीद करके बस नहीं सकते थे। जब आर्टिकल 370 रिमूव हो गया तो अब आप जाकर के जम्मू कश्मीर में भी बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इन दोनों पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 19(5), यानी जनहित या जनजातीय हित या राज्य की सुरक्षा के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका डिटेल्स आगे चल करके आर्टिकल 19(5) का। अब इसकी लिमिटेशन देखते हैं, अधिकार की सीमाएं क्या है जो 19(1)(d) और 1(e) है। राज्य की सुरक्षा और जनहित के अधिकार पर आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जम्मू कश्मीर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट व्यवस्था है। यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत है, जिससे बाहरी लोगों का प्रवेश नियंत्रित किया जाता है। इनर लाइन परमिट के आसपास लोगों को जाने की मनाही देती है। तो ये एक क्षेत्रीय सीमाएं हो गया कि आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते। ठीक, अब जनजातीय क्षेत्रों का संरक्षण, उदाहरण के लिए छोटा नागपुर झारखंड और मिजोरम जैसे क्षेत्रों में 5th और 6th शेड्यूल के तहत बाहरी निवास पर नियंत्रण है। यानी वहाँ बाहर के लोग जाकर के निवास नहीं कर सकते हैं, ताकि जनजातीय पहचान बनी रहे, ताकि जनजातीय पहचान को कोई खतरा ना हो, जनजातीय अस्मिता को कोई खतरा ना हो। ठीक, तीसरा है सार्वजनिक व्यवस्था व नैतिकता। उदाहरण, महामारी या दंगे की स्थिति में प्रशासन कर्फ्यू या सेक्शन 144 CRPC लागू कर सकता है, जो अस्थायी रूप से आवागमन को प्रतिबंधित करता है। और आर्टिकल 144 में आप एक साथ 3 लोग खड़े नहीं रह सकते और उस समय बाहर निकल भी नहीं सकते, घूम भी नहीं सकते, तो वही आवागमन पर प्रतिबंध लगाता है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट, यानी न्यायिक व्याख्या की बात करते हैं। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 के तहत आवागमन का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सीमित किया जा सकता है। मेनका गांधी 1978 में अनुच्छेद 19 और 21 को एकीकृत अधिकार के रूप में देखा गया, जो न्यायसंगत प्रक्रिया के बिना किसी को देश में घूमने से नहीं रोका जा सकता। यानी जब तक उचित कारण ना हो तो तब तक किसी पे भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 में पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति पर निरंतर निगरानी राइट टू मूवमेंट का उल्लंघन माना जाएगा। यानी पुलिस द्वारा लगातार किसी पे निगरानी रखा जा रहा है, किसी भी व्यक्ति पे, तो ये राइट टू मूवमेंट यानी घूमने की आज़ादी यानी आवागमन आने जाने की आज़ादी का ये उल्लंघन माना जाएगा। ठीक, वर्तमान उदाहरण में देखते हैं कि जैसे कोविड-19 लॉकडाउन 2020 सरकार ने जन स्वास्थ्य हेतु लोगों की आवाजाही सीमित की। यह आर्टिकल 19(5) के अंतर्गत उचित प्रतिबंध का उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल है ये। अपसपा वाले क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से नागरिकों के आवागमन पर नियंत्रण, यह पब्लिक ऑर्डर के दायरे में आता है। ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, अब कुछ डेटा व रिपोर्ट्स देख लेते हैं इस रिलेटेड, जो आपको यूज करने में आंसर राइटिंग में बेनिफिट मिलेगा। नीति आयोग 2021 में कहा कि आंतरिक प्रवासन 45 करोड़ से अधिक है, जो आवागमन की स्वतंत्रता की सफलता को दर्शाता है, जो एक लोकतांत्रिक देश का सफल उदाहरण है ये। वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 33% शहरी आबादी प्रवासी है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस का परिणाम है। यानी भारत में 33% शहरी आबादी प्रवासी है, जो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस का परिणाम है। ठीक है, अब आलोचनात्मक मूल्यांकन,
पॉजिटिव और चैलेंजेस देख लेते हैं। नागरिकों को रोजगार व अवसर का विस्तार होता है इससे, फिर राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है, सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। बस की चैलेंजेज क्या है, तो स्थानीय निवासियों की सांस्कृतिक असुरक्षा होती है। अब जैसे अभी महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी को लेकर के भी बात चल रहा है। प्रवासी से उत्पन्न शहरी भीड़ व असमानता, जनजातीय भूमि अधिकारों पर खतरा। ठीक, अब इसके कंक्लूजन देखते हैं, वे फॉरवर्ड। भारत में आवागमन और निवास की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, परंतु इसे राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विविधता और जनहित के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। वे फॉरवर्ड में जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान करते हुए नियंत्रित आवागमन नीति लागू करनी चाहिए। समान नागरिक सुविधा हेतु स्मार्ट माइग्रेशन पोर्टल का विकास करना चाहिए। कानूनी संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामूहिक हित के संदर्भ में बनाए रखना चाहिए। ठीक, अब आर्टिकल 19(1)(a) की थोड़ी प्रोविज़न देख लेते हैं कि ए में तो हमारा है वाक और अभिव्यक्ति, बी में है शांतिपूर्ण तथा शस्त्र रहित सम्मेलन, सी में है संगठन व सहकारी समिति बनाने का अधिकार, डी में है वही आबाद संचरण यानी आवागमन, और ई में है कहीं भी निवास करने व बसने का, और जी में है कोई भी पेशा या व्यवसाय। अब बीच में आप सोच रहे होंगे एफ कहाँ चला गया, तो आर्टिकल 1F जो है संपत्ति अर्जन धारण और बेचने का था, इसे निरस्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में, और इसे अब आर्टिकल 300 क में भाग 12 में वहाँ प्रोविज़न किया गया है जो कानूनी अधिकार है। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की आज़ादी पर 19(2) द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है, इसमें घृणा वाक शामिल नहीं है। शस्त्र रहित सम्मेलन में आर्टिकल 19(3) के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है, हड़ताल का अधिकार नहीं देता है। संगठन व सहकारी समिति बनाने में आर्टिकल 19(4) के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है, और आर्टिकल 19D और ई में दोनों को आर्टिकल 19(5) द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। ये केवल देश के अंदर की बात करता है, देश के बाहर से संबंधित क्या अधिकार रहेगा वो आर्टिकल 21 में है। ठीक है, और कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने का अधिकार आर्टिकल 19(6) के तहत प्रतिबंध लगाता है, जो सार्वजनिक हित हो और सभी मुद्दे होते हैं। ठीक है, अब 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में होता है, न कि निजी व्यक्ति के खिलाफ मामले में, केवल भारतीय के मामले में होता है 19(1). ठीक है, अब 19(1)(a) की अगर बात करें कुछ जजमेंट, तो प्रेस की स्वतंत्रता पे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज केस 1985 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मौन रहने का अधिकार है 19(1)(a) के तहत, इमैनुअल केस 1986 में राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमैनुअल केस 1986 में राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। फिर है इंटरनेट फंडामेंटल राइट्स, गुलाम नबी आज़ाद केस 2020 में 19(1) के तहत इंटरनेट की भी आज़ादी होनी चाहिए, और 19(1)(g) के तहत इंटरनेट द्वारा पेशा चुनने का अधिकार है। अनुराधा वसीन केस वर्सेस इंडियन यूनियन 2020 में लाया गया था। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से आप कोई भी पेशा चुन सकते हैं। दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन, सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017, इंटरनेट सेवा अनिश्चित काल तक निलंबित नहीं किया जा सकता, अस्वीकार्य है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। यानी कोई प्रॉब्लम हो, कई मुद्दे चल रहे हो, कोई विवाद हो, कोई हिंसा हो, तो आप लिमिट लगा सकते हैं, अस्थायी निलंबन कर सकते हैं, पर इंटरनेट की पर वो अलिमिट नहीं है और वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 19 से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन था आर्टिकल 19 से रिलेटेड। अब हम चलते हैं फिर दोबारा पीछे जो क्वेश्चन था उस पर डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्वेश्चन, क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने के विधिक विनियम यानी पटाखे जलाने के लिए कोई लॉ है, क्या वो भी शामिल है? इस पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णय या निर्णयों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। ठीक है, इन इंग्लिश, डज द राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इंटायर लीगल रेगुलेशन ऑन अ बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली, discuss in the light of Article 21 of the Indian Constitution and judgments of the apex court in this regard। ठीक है, 12.5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 7 2015 की क्वेश्चन है। अब देखते हैं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार क्या है। तो यह संविधान के आर्टिकल 21 से उत्पन्न अधिकार है, यानी 21 का विस्तारित अधिकार है। ठीक है, जैसे निजता का अधिकार हो गया, उसी तरीके से विधिक विनियम मानी ऐसे कानून या न्यायालय के दिशा निर्देशों जो पटाखे के उपयोग को नियंत्रित करते हैं। ठीक, आर्टिकल 21 क्या है, तो वही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कोई कानून बना करके ही उस पर लिमिटेशन लगाया जा सकता है, ऐसे उस पर लिमिटेशन नहीं लगाया जा सकता आर्टिकल 21 पर। ठीक है,
शीर्ष न्यायालय के निर्णय क्या है, विशेष रूप से अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 और 21 में जैसे मामलों में दिशा निर्देश। अब देखते हैं इसमें एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 के अंतर्गत राइट टू लाइफ केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वच्छ, स्वस्थ एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण यानी क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में जीने का अधिकार भी निहित है। दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान पटाखों के प्रयोग से होने वाला वायु एवं ध्वनि प्रदूषण इस अधिकार के उल्लंघन का विषय बनता है। यह ज्वलंत मुद्दा है। संवैधानिक प्रावधान देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, न्यायालय इसे राइट टू लिव विथ डिग्निटी एंड इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट तक विस्तारित किया। जो आर्टिकल 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार से प्रेरित है। आर्टिकल 51AG यानी ये DPSP, 48A और 51AG ये फंडामेंटल ड्यूटी है जो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। न्यायालय ने इन तीनों को मिलाकर पर्यावरणीय अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना है। ठीक, अब आगे देखते हैं न्यायालय की व्याख्या एवं उसके प्रमुख निर्णय क्या है। तो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 न्यायालय ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में न्यायालय ने पर्यावरण प्रदूषण को नागरिकों के जीवन के अधिकार पर आघात बताया। ठीक, ये जजमेंट्स आप याद रखें। अरुण गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 और 21 में इस मामले में न्यायालय ने पटाखों पर आंशिक प्रतिबंध पार्शियल बैन लगाया। केवल ग्रीन क्रैकर्स को ही अनुमति दी गई जिनमें 30% तक कम उत्सर्जन होता है। ठीक है, जो प्रदूषण होता है उसे अगर नॉर्मल में 100% उत्सर्जन हो रहा है तो इसमें 30% कम यानी 70% ही उत्सर्जन होगा। ठीक, नो फायर क्रैकर्स जोन्स घोषित करने के निर्देश दिए। दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया था। ठीक, उस टाइम पे। वर्तमान में इसका क्या, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। 2023 में दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखों के बावजूद पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। ठीक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि जहां AQI मध्यम से ऊपर हो वहां पटाखों की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक, अब AQI के बारे में भी जानेंगे थोड़ी। WHO रिपोर्ट 2022 क्या कहता है कि दिल्ली में दिवाली के बाद PM 2.5 स्तर WHO मानक से 15 गुना अधिक पाया गया। ठीक है, CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड NCR में दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 प्लस रहा जो गंभीर श्रेणी में आता है। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये भी कहा। अब इसकी चैलेंजेस क्या है, तो हम तो देख लिए कि भाई न्यायालय की व्याख्या क्या है वो पटाखे जलाने से संबंधित। अब सांस्कृतिक बनाम पर्यावरणीय अधिकार यानी चैलेंजेस में धार्मिक भावनाओं और पर्यावरणीय दायित्वों के बीच टकराव है जो हमें संतुलन करने की आवश्यकता है। प्रवर्तन की कमी, वीक इन्फोर्समेंट यानी पुलिस व स्थानीय निकायों द्वारा दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित न होना। विकल्पों की उपलब्धता यानी ग्रीन पटाखे बाजार में सीमित रूप में उपलब्ध है। जन जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, जनता अभी भी इसे पर्यावरणीय अपराध के रूप में नहीं देखती है। ठीक है, और ये सांस्कृतिक मुद्दा है। मैं इसे बस कॉन्सेप्चुअली वो समझा रहा हूँ या इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी अपने इसे कल्चरल एस्पेक्ट में संवेदनशीलता से न ले, मुझे किसी की आहत करने की इच्छा नहीं है। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश करने के लिए ग्रीन पटाखे को MSME सेक्टर के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए। जन जागरूकता अभियान, स्कूल, मीडिया व पंचायत स्तर पर पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाना। सांस्कृतिक विकल्प यानी दीपोत्सव जैसे पारंपरिक पर्यावरण अनुकूल तरीकों को बढ़ावा देना। कठोर प्रवर्तन करना। इन्फोर्समेंट यानी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, स्थानीय प्रशासन व पुलिस द्वारा NGT और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कठोर अनुपालन। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का अनुपालन यानी उल्लंघनकर्ताओं पर आर्थिक दंड सुनिश्चित किया जाए। अब कंक्लूजन देखते हैं। स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। दिवाली जैसे त्योहारों की आध्यात्मिकता प्रदूषण नहीं बल्कि प्रकाश और सद्भावना में निहित है। इसलिए पटाखों के नियंत्रण हेतु विधिक विनियम अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सामाजिक एवं पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में आवश्यक कदम है। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। मीन्स क्वेश्चन क्या था, वही कि स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने का अधिकार, पटाखे जलाने के विधिक विनियम भी शामिल है। यानी स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दिवाली के दौरान जो पटाखे जलाए जाते हैं वो रूल के अनुसार, विधिक विनियम के अनुसार जलाए जाने चाहिए और लिमिट नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का फॉर्मेट पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं थोड़ी, अभी जो हाल फिलहाल में इस 2025 के जो 20 अक्टूबर को दिवाली थी उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने
ये बुधवार छोड़िए, को दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाज़त दे दी। हालांकि ये परमिशन 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए है। इस दौरान लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक, यानी कुल 3 घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। पर क्या इसका पालन हुआ? नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि हम कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त दे रहे हैं। CJI गवई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। बट कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हुआ और ऐसे फेस्टिवल में होती भी नहीं है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा, GRAP 1 लागू। इधर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM, ठीक है, ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले चरण GRAP 1 को लागू कर दिया। GRAP 1 के तहत जो है, इसका मतलब है कि एजेंसियों को धूल को नियंत्रित करने के लिए सड़कों की सफाई और पानी की व्यवस्था बढ़ानी होगी, खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध लागू करना होगा और निर्माण मलबे का उचित प्रबंध सुनिश्चित करना होगा और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना होगा। इसका एक और सॉल्यूशन है क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड की मदद से कराया जा सकता है। अब हम देखते हैं AQI रेंज कितनी हानिकारक होती है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसे बस प्री के लिए समझे। अगर 0 से 50 में है AQI रेंज तो अच्छा है। संतोषजनक कब है? 51 से 100 के बीच में। यदि 101 से 150 के बीच में है तो मध्यम है। 151 से 200 के बीच से खराब हो जाना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। 201 से 300 के बीच में बहुत ख़राब और 301 से 500 के बीच में गंभीर, जो दिल्ली में अक्सर 400, 445, 500 तक पहुँच ही जाते हैं। तो हम लोग बहुत गंभीर में जी रहे हैं। कितनी खतरनाक है जहरीली हवा? दुनिया में हर साल वायु प्रदूषण से करीब 42 लाख लोगों की मौत होती है। WHO का ये स्रोत है, ये WHO की रिपोर्ट है। दुनिया में 99% आबादी लिमिट से ज़्यादा पॉल्यूशन वाली हवा में जी रही है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह खतरा सबसे ज़्यादा है, यानी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, ठीक है। तो ये रिपोर्ट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पर AQI का जो ये था प्रोविज़न वो प्री के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। उद्देशिका को बाद में देखेंगे, प्रीएम्बल से रिलेटेड। पहले देखते हैं आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्वेश्चन। निजता के अधिकार यानी आर्टिकल 21 से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन है। निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय यानी राइट टू प्राइवेसी पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। यानी विस्तार कैसे हो? जैसे पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, वो भी तो मौलिक अधिकार का विस्तार ही है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार का विस्तार ही है। उसी तरह निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार का विस्तार है। यह नवीनतम निर्णय के आलोक में डिस्कस करना है। इन इंग्लिश, एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी। आंसर 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स। 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट द क्वेश्चन आस्क्स। अब मैं ये 12 नंबर 2017 इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जब अगर आपके सामने आप अपनी PYQ लेकर बैठे हो तो उसमें कुछ फॉर्मेट या नोट डाउन कर सको, इसकी पॉइंट लिख सको कि भाई इसका मुद्दा क्या है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब इसका डिमांड क्या है? निजता का अधिकार पूछ रहा है कि संक्षेप में बताइए क्या होता है। उच्चतम न्यायालय का नवीनतम निर्णय, उसका निहितार्थ क्या है, कि उसका पर्पस क्या है। इस निर्णय के प्रकाश में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए, अर्थात प्राइवेसी ज्यूरिस्प्रूडेंस ने किन किन अधिकारों को विस्तारित किया, मजबूत किया है और किन सीमाओं या चुनौतियों का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। निजता का अधिकार भारत में जो है अब एक स्थापित मौलिक अधिकार माना जाता है। इसका स्पष्ट मंच 9 जज यानी पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 ने दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में निजता जनित सिद्धांतों का उपयोग करते हुए मौलिक अधिकारों के दायरे को विस्तार किया है। नवीनतम उदाहरणों में सुप्रीम कोर्ट ने बेल शर्तों में गूगल मैप्स या पिन ड्रॉप जैसी हर समय ट्रैकिंग शर्तों को असंवैधानिक कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि डिजिटल आधुनिक युग में निजता की सुरक्षा की आवश्यकता और भी तीव्र है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेटेस्ट में, आप इसे इंट्रो में या कंक्लूजन में दे सकते हैं। निजता का संवैधानिक अधिकार। पुट्टास्वामी 2017 में निजता को आर्टिकल 21 तथा पार्ट 3 से व्युत्पन्न मानते हुए एक व्यापक 3 सूत्री टेस्ट स्थापित किया, अर्थात किसी भी राज्य हस्तक्षेप को वैध, आवश्यक और अनुपातपूर्ण होना चाहिए। आप कहीं भी डिजिटली हस्तक्षेप करें पर वो वैध होनी चाहिए, आवश्यक होनी चाहिए और अनुपातपूर्ण होना चाहिए, यानी उचित होनी चाहिए। यह निर्णय आगे के मामलों का मापदंड बन गया जो 2017 में पुट्टास्वामी केस आया था। नवीनतम निर्णय का सार क्या है? फ्रैंक विटस वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जुलाई 2024। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत पर ऐसे प्रावधान जो अभियुक्त से गूगल मैप्स, पिन या रियल टाइम लोकेशन शेयरिंग जैसी हर समय ट्रैकिंग मांगते हुए निजता के अधिकार का
उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कोई भी प्रशासन, चाहे पुलिस हो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, या कोई भी जो आपको हमेशा ट्रैक करते हैं, वो निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, और जमानत के उद्देश्य को नष्ट कर देती है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी निगरानी के लिए स्पष्ट विधिक प्राधिकरण और प्रक्रियात्मक सुरक्षा आवश्यक है। ठीक है, इन निर्णयों के आलोक में मौलिक अधिकारों का विस्तार देखते हैं। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जानते हैं। पुट्टास्वामी ने आर्टिकल 21 को थोड़ा विस्तार किया। निजता, स्वतंत्रता व आत्मनिर्णय को आर्टिकल 21 के अंदर रखा गया। अब वाइटस जैसे मामलों ने यह सिद्ध किया कि डिजिटल आयु में भी निजी अट केंद्रित लाइक लोकेशन, मूवमेंट, ये सभी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती है। आप उसका 24/7 कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी निगरानी नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं निहितार्थ। राज्य के सर्विलेंस कदमों पर न्यूनतम हस्तक्षेप सिद्धांत लागू हो। हर हस्तक्षेप पर लीगलिटी, नेसेसिटी और प्रोपोर्शनलिटी का परीक्षण अनिवार्य हो, यानी विधिक होनी चाहिए, आवश्यकता होना चाहिए और अनुपातिक पूर्ण होना चाहिए। ठीक, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति व आगे का अधिकार स्वतंत्रता के डिजिटल आयाम है। स्वतंत्रता के डिजिटल आयाम 19 के तहत अभिव्यक्त की जा सकती है। ठीक है, निजता विचार ने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के सीमांकन को प्रभावित किया है। उदाहरण, जांच एजेंसियों द्वारा किसी डिजिटल अकाउंट से या मेटा डेटा पर असीमित पहुंच देने पर रोक लगाने की प्रवृत्ति अदालतें कह रही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता एक दूसरे के पूरक है। बिना उचित प्रक्रिया के सर्विलांस से एक्सप्रेशन चाइल्ड यानी चिलिंग इफेक्ट होता है, वो उसकी नुकसान होती है। ठीक है, आर्टिकल 14 देखते हैं, समानता और नई पहचान आधारित, यानी निजता के अधिकार मौलिक अधिकार का विस्तार है। अब केवल RT21 का ही नहीं, ये 19 से भी रिलेट किया जा रहा है, 14 से भी रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो पुट्टास्वामी ने परंपरा ने नौतेज जौहर केस जो सेक्शन 377 डिस्क्रिमिनेशनलाइजेशन जैसी केसों में जो कहता है कि नौतेज सिंह जौहर केस है कि 377 जो है वो भेदभाव करता है, क्योंकि वो समलैंगिकता से संबंधित केस था, उसको अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आप नौतेज सिंह केस देख ले। जैसी केसों में निजता आधारित तर्क स्वीकार कराया गया, जहाँ अदालत ने सेक्सुअल ऑटोनॉमी, क्योंकि समलैंगिकता से संबंधित मुद्दा था, तो सेक्सुअल ऑटोनॉमी, सेक्सुअल प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंतर्गत मानकर समानता अधिकारों का विस्तार किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि निजता का अधिकार अल्पसंख्यक पहचान के अधिकारों की रक्षा करता है। नए डिजिटल अधिकार और डेटा सुरक्षा। अब आधुनिक प्राइवेसी जूरिस्प्रूडेंस ने इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन या डेटा प्रोटेक्शन, राइट टू बी फॉरगेटन जैसे अवधारणाओं को प्राथमिकता दी। अदालतें अपेक्षा कर रही है कि विधि निर्माता डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाए। अब इसका मीनिंग क्या है कि नए डिजिटल अधिकार और डेटा सुरक्षा। अब जैसे एक अधिनियम आया कि डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 में, तो उसके माध्यम से भी एक सीमा के अंदर किसी हस्तक्षेप किया जाए या निजता के अधिकार पर सीमांकित किया जाए, उसे फुल्ली बिना किसी आवश्यकता के हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पर भी लागू नियम व इन्फोर्समेंट अभी भी निर्बाध नहीं है, इसलिए अदालतें फिलहाल निजता की सुरक्षा हेतु व्यवस्थागत रोक टोक करती दिखाई देती है। ठीक है, अब न्यायिक विस्तार के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या है, तो पॉजिटिव इसका क्या है कि हकीकत में व्यक्तिगत स्वायत्तता मिल रही है, स्टेट सर्विलेंस पर नियंत्रण हो रहा है, यानी हकीकत में व्यक्तिगत स्वायत्तता का मतलब है कि वक्तों पर संरक्षण, व्यक्ति के निर्णय, शरीर यौन अधिकार, ऑनलाइन डेटा पर अदालतें सुरक्षा दे रही है। स्टेट सर्विलांस पर नियंत्रण यानी बेल ट्रैकिंग जैसे कदमों पर रोक, नियमबद्धता और प्रोपोर्शनलिटी की मांग करती है। कानून निर्माता को प्रेरणा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों ने डाटा प्रोटेक्शन कानून को तत्कालिकता दी, उसी के बेस पे लाया गया था। अब इसकी निगेटिविटी क्या है या चैलेंजेस, विधायी वैकल्पिकता, यानी नियम नोटिफिकेशन DPDP यानी वो जो पर्सनल कानून है, डेटा प्रोटेक्शन कानून, नियम नोटिफिकेशन और इन्फोर्समेंट अभी भी चरणबद्ध है। निजता कानून का तंत्र पूरा नहीं है, इसे न्यायिक हस्तक्षेप बढ़ता है, तो न्यायिक हस्तक्षेप बढ़ रहा है, तो ये न्यायिक अतिक्रमण का एग्जाम्पल हो गया। सुरक्षा हित बनाम निजता का द्वंद्व, आतंकवाद अपराध नियंत्रण के नाम पर राज्य सर्विलेंस की जरूरतें भी प्रबल है, अदालत को हर समय संतुलन बिठाना है। ठीक है, तकनीकी व्यवहार्यता व निगरानी दुरुपयोग, यानी अगर निगरानी के नए उपकरण बिना पारदर्शी नीतियों के दिए जाए तो दुरुपयोग का खतरा बना रहता है। तो हम देखें ही कि केस पुट्टास्वामी में क्या हुआ था। फिर आधार लिटिगेशन, पुट्टास्वामी इसको सेकंड या आधार कहते हैं 2018 में, कुछ आधार प्रावधानों को संविधान संगत माना पर इंफॉर्मेशनल सेफगार्ड्स पर निर्देश भी दिए। नौतेज सिंह 2018, सेक्सुअल ऑटोनॉमी या प्राइवेसी यानी समलैंगिकता का मुद्दा कि भाई मुझे किसी के साथ भी अपनी चॉइस के साथ रहने का अधिकार है, जो सेक्शन 377 को वो उसका उल्लंघन करने के लिए उसको एबोलिश करने की मांग करता है। फ्रैंक वाइटस वर्सेस एनसीबी 2024, जो गूगल मैप्स ये सब पिन बेल जो
ट्रैकिंग करता है उस पर प्रतिबंध लगाने देता है। फिर DPDP या DPDPA 2023 ये बिल है, अधिनियम है डेटा प्रोटेक्शन, जो इससे भी नियंत्रण करता है। ठीक है, अब इसकी कंक्लूजन देखते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है निष्कर्षात्मक, कानूनी तंत्र पूर्ण करे, कंप्लीट द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, यानी DPDP एक्ट के नियम शीघ्र और पारदर्शी रूप से लागू किए जाने चाहिए ताकि अदालतों पर पॉलिसी मेकिंग का बोझ घटे। ठीक है, एक स्वतंत्र गोपनीयता प्राधिकरण निगरानी डेटा दावों का ऑडिट और शिकायत निवारण करने के लिए एक सक्षम संस्थान आवश्यक है, इसकी आवश्यकता है। नेसेसिटी और प्रोपोर्शनलिटी प्रक्रिया को नियोजित करे, पुलिस या अनुसंधान एजेंसियों के लिए स्पष्ट प्रक्रिया, वारंट्स और जुडिशियल ओवरसाइट तय हो, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हो, सभी बड़ी सर्विलांस योजनाओं और टूल्स के पब्लिक डिस्क्लोजर, इम्पैक्ट असेसमेंट और सनसेट क्लॉजेज होने चाहिए। लोक शिक्षा यानी सिविक एंड डिजिटल लिटरेसी, नागरिकों को उनके राइट्स एंड डेटा हाइजीन के बारे में शिक्षित करे। अब इसकी कंक्लूजन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णयों जैसे फ्रैंक वाइटस और पुट्टास्वामी परंपरा ने स्पष्ट कर दिया है कि निजता अब केवल नैतिक अवधारणा नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों का एक सक्रिय अंग है। अदालतें आर्टिकल 21 की व्याख्या को व्यापक बनाकर व्यक्तिगत स्वायत्तता, पहचान आधारित अधिकार और डिजिटल डेटा सुरक्षा को मजबूत कर रही है, परंतु यह विस्तार तभी टिकाऊ रहेगा जब विधायिका स्पष्ट, संतुलित और प्रवर्तन सक्षम डेटा बनाएगी तथा आवश्यक प्रक्रियात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। क्या कह रहा था कि निजता के अधिकार उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों का विस्तार से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये रहा जो 2024 में पूछा है, 12 नंबर क्वेश्चन है, 15 मार्क्स 250 वर्ड्स में। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निजता का अधिकार प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। यानी अभी हमने देखा 2017 में पूछा था राइट टू प्राइवेसी, फिर 2024 में पूछ लिया राइट टू प्राइवेसी दूसरी बार कि राइट टू प्राइवेसी जो है प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिए। अब कह रहा है कि इस संदर्भ में जो है एक गर्भस्थ शिशु, जो गर्भ में जो शिशु है उसके पितृत्व को सिद्ध करने के लिए, अब किसी महिला के गर्भ में शिशु है और उसके पिता कौन है, उसके पितृत्व को सिद्ध करने के लिए DNA परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। ये 250 वर्ड्स में, ये बहुत टफ क्वेश्चन था 2024 में आर्टिकल 21 से रिलेटेड। क्या क्योंकि इसकी पहली पार्ट तो आसान है पर दूसरे पार्ट में प्रोविजंस मालूम होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रोविजंस क्या है। ठीक है, इसकी कीवर्ड्स देखते हैं। निजता का अधिकार हम समझ गए थे, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21, DNA परीक्षण यानी DNA टेस्ट, वैज्ञानिक तकनीकी जिसे पितृत्व, अपराध या पहचान की पुष्टि की जाती है, जिसमें हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है पितृत्व की पहचान का। अब संवैधानिक संरक्षण क्या है, क्या और कैसे आर्टिकल 21 के दायरे में, क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु है उसकी जान पहचान करना वो निजता के अधिकार के अंतर्गत ही आएगा, उसकी अनुमति से ही जांच पड़ताल की जाती है। तो ये पूछ रहा है कि आप DNA परीक्षण के संबंध में उसका एनालिसिस कीजिए। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 कहता है किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इस अनुच्छेद का क्षेत्र समय के साथ न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से अत्यधिक विस्तृत हुआ है। बिल्कुल सही बात है। राइट टू प्राइवेसी को एक स्वाभाविक और निहित मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। 2017 पुट्टास्वामी केस याद है। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 का आंतरिक भाग है। अब देखते हैं कैसे। किसी व्यक्ति को अपनी जीवन शैली, निर्णय, संचार, शरीर और व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण का अधिकार होता है। यही निजता का अधिकार है। यह केवल राज्य द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त रहने का अधिकार नहीं है बल्कि व्यक्तिगत गरिमा से भी जुड़ा है, ह्यूमन डिग्निटी से भी जुड़ा यह अधिकार है। अब महत्वपूर्ण निर्णय देखते हैं। केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, 9 न्यायाधीशों की बेंच ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाग है। अब निजता में शामिल है क्या क्या, शारीरिक निजता, मानसिक निजता यानी बॉडी प्राइवेसी, बॉडीली, मेंटल प्राइवेसी, सूचना संबंधी निजता, इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी। इस निर्णय ने आधार सर्विलेंस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसे मामलों के लिए आधार तैयार किया। सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब आप अपनी स्वतंत्रता के अनुसार जिस भी जेंडर के साथ रहना चाहे रह सकते हैं। गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1975 में निजता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न हिस्सा बताया गया परंतु पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। उस समय यह लागू नहीं हुआ था। ठीक है, निजता के अधिकार उतना चर्चा में नहीं आया। अब आगे देखते हैं DNA परीक्षण से संबंधित विधिक और संवैधानिक पहलू क्या है।
तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं। डीएनए परीक्षण किसी व्यक्ति के पितृत्व, अपराध या पहचान की वैज्ञानिक पुष्टि करता है, लेकिन जब इसे बिना सहमति किया जाए तो यह निजता और शरीर की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर गर्भस्थ शिशु है तो उससे बिना सहमति के उसकी डीएनए जांच नहीं की जा सकती है। विधिक दृष्टिकोण क्या है? लीगल पर्सपेक्टिव। गौतम कुंदू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को जबरन डीएनए परीक्षण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि पर्याप्त कारण और न्यायिक आदेश न हो। ठीक, मात्र पितृत्व विवाद डीएनए टेस्ट का आधार नहीं बन सकता है कि केवल इसके पिता ये है और वो है तो उसे डीएनए टेस्ट का आधार नहीं बनाया जा सकता उसे। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 में मस्तिष्क परीक्षण या नार्को टेस्ट जैसी तकनीकी अनुच्छेद 20(3) सेल्फ इनक्रिमिनेशन और 21 का उल्लंघन करती है कि भाई अपने खिलाफ किसी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा ही सर्वोपरि है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक में कहा गया था। डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019, यह प्रस्तावित विधेयक जो है डीएनए डेटा के नियंत्रित उपयोग और भंडारण की बात करता है। इसमें निजता की सुरक्षा हेतु प्रावधान है, लेकिन अभी इसे अधिनियमित नहीं किया गया है। ठीक है, अब पितृत्व विवाद में डीएनए परीक्षण, यदि न्यायालय यह मानता है कि परीक्षण आवश्यक है और अनुपातिक है तो इसे निजता के अधिकार और न्यायिक उद्देश्य के बीच संतुलन बनाकर किया जा सकता है। जब न्यायालय यह माने तब। उदाहरण के लिए 2022 में हाई कोर्ट ऑफ केरला ने कहा कि डीएनए टेस्ट कैन बी ऑर्डर्ड ओनली व्हेन इट इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर जस्टिकेटिंग पैटर्निटी डिस्प्यूट्स। मीन्स डीएनए का टेस्ट तभी किया जा सकता है जब न्यायालय ऑर्डर दे और वह पितृत्व से संबंधित विवाद हो तब। ठीक है, अब डेटा रिपोर्ट और उससे वर्तमान संबंध में देखते हैं कि क्या मुद्दे हैं। नीति आयोग, यह ऐड ऑन वैल्यू एडिशन मटेरियल है ये। ठीक है, वैल्यू एडिशन के लिए है ये। डिजिटल हेल्थ मिशन में डेटा संरक्षण को प्राथमिकता दी गई ताकि जेनेटिक डेटा सुरक्षित रहे। जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमेटी रिपोर्ट 2018, डेटा प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मानते हुए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा तैयार किया। ठीक है, जो हम ऊपर देखे थे, यही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, DPDP, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। अब डेटा संग्रह, सहमति और संरक्षण के लिए कानूनी रूपरेखा तय करता है। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं। संतुलन बनाए रखना, यानी निजता और न्याय के अधिकार के बीच संतुलन जरूरी है। बैलेंस बिटवीन राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू ट्रूथ। कानूनी रूपरेखा, यानी डीएनए डेटा संरक्षण के लिए डीएनए रेगुलेशन एक्ट शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। सहमति आधारित प्रक्रिया, यानी डीएनए परीक्षण स्वैच्छिक और न्यायिक अनुमति के तहत होना चाहिए। डेटा सुरक्षा, सभी जैविक डेटा को एनक्रिप्टेड और सीमित एक्सेस के तहत रखा जाए। एनक्रिप्टेड और सीमित एक्सेस। अब एक कंक्लूजन देखते हैं। निजता का अधिकार मानव गरिमा का आधार है। आर्टिकल 21 में उसका संरक्षण भारतीय संविधान की जीवंतता और गतिशीलता का प्रतीक है। डीएनए परीक्षण जैसी वैज्ञानिक तकनीकें न्याय की सहायता अवश्य करें, परंतु यह तभी उचित है जब कानूनी प्रक्रिया, सहमति और गोपनीयता का संतुलन बरकरार रहे। मीन्स राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ बैरियर टू ट्रूथ बट अ बाउंड्री टू इंश्योर डिग्निटी। जस्टिस DY चंद्रचूड़, KS पुट्टास्वामी केस 2017। उस समय जस्टिस DY चंद्रचूड़ CJI ना होकर के उस बेंच में एक जज थे। ठीक है, उस बेंच के भाग थे। तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉलिटी के सिलेबस 1, सिलेबस जो है उसके टॉपिक 1 में भारतीय संविधान हेडिंग है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो है इंपॉर्टेंट प्रोविज़न दिया हुआ है, यानी महत्वपूर्ण प्रावधान। ठीक, तो वो डिस्कस कर रहे थे, उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण प्रावधान में जितने भी है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सभी आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट, या आज यहीं तक रहने देते हैं। जो बचा 2-3 क्वेश्चन वो इसका कल कर लेंगे, और फिर आगे के जो उसका टॉपिक 2 है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, सॉरी ये नहीं टॉपिक 2 ही है, और फिर फेडरल स्ट्रक्चर, और फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सभी डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ही एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते चलेंगे विथ PYQ। आप सभी अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।